हेलो, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का परफॉर्मा, कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनता है, उसका पूरा परफॉर्मेंस सीखने वाले हैं। सब चीजें क्या क्या आती है इसके अंदर, अगर आपने ये चीज समझ ली तो आपको जब क्वेश्चन करोगे तो आपको बहुत आसानी होगी। आज के वीडियो का पर्पस है आपको सारे इस आइटम के बारे में समझना और साथ में इसका परफॉर्मा। ये आज की वीडियो में आपको पूरा तरीके से समझ आने वाला है, तो बिना कोई देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ये जो बनता है हमारा, देखो सबसे पहले आता है आपका सबसे पहला, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर्स, ठीक है, पर्टिकुलर्स आएगा, अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहला आता है टू मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर। जब आपका स्टोर जहां पर मटेरियल पड़ा हुआ है वहां से आप अपनी साइट पे लाते हो। साइट का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? साइट का मतलब होता है जहां पर आप काम कर रहे हो, ठीक है, जहां पर आप काम कर रहे हो। कॉन्ट्रैक्टर ये अकाउंट बनाता है। कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो ये अकाउंट बनाता है। अगर आप समझना चाहते हो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का मीनिंग कैसे करते हैं, उसकी मैंने वीडियो बना रखी है ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का, तो वो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के प्लेलिस्ट में डाल दूंगा नीचे, वो आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले क्या होता है आपका, मटेरियल जब आता है, मटेरियल कोई भी हो सकता है स्टोर से। अगर आप वर्क साइट, जहां पर वर्क साइट है, जहां पर काम हो रहा है, वहां पर आता है तो वो आपका एक्सपेंस बन गया, वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। दूसरा है टू मटेरियल परचेस्ड। नया मटेरियल खरीदा है आपने। एक तो हो सकता है मटेरियल पुराना पड़ा हो तो आपने स्टोर से यहाँ पर ले आए। एक होता है नया खरीदा हो, वो भी आपका खर्चा है। तीसरा है टू मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट। कोई और कॉन्ट्रैक्ट पे आपको वर्क चल रहा था, वहां से उस कॉन्ट्रैक्ट से यहाँ पर ले आए। तो तीन तरीके से मटेरियल आ सकता है आपके सामने: इशूड फ्रॉम स्टोर, परचेज, ट्रांसफर फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट। मटेरियल कभी कभार क्या होता है कि आप रिटर्न भी कर देते हो। बाय मटेरियल एट साइट, ये क्या है? ये एक तरह का क्लोजिंग स्टॉक है। कभी कभार होता है कि क्लोजिंग स्टॉक आपके पास होता है ना, आप ट्रेडिंग अकाउंट में देखा होगा आपने, वो लिखते हो क्रेडिट साइड पे। यहाँ पर भी वैसे ही होगा। आपका मटेरियल का कुछ प्राइस बढ़ सकता है, मटेरियल का कुछ बढ़ सकता है। इस तरह से मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, स्टोर पे आप मटेरियल लाए थे स्टोर से, वहीं पे रिटर्न कर दिया, बच गया होगा, तो वो यहाँ पर लिखा है क्रेडिट साइड पे, क्योंकि वो मटेरियल कोई काम नहीं है। यहाँ से डेबिट हुआ, यहाँ पर क्रेडिट कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया आपने। तीसरा, मटेरियल ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर था फ्रॉम, आप जब लाए, एक है कि मटेरियल बच के किसी और जगह भेज दिया, तो ये मटेरियल कोई काम नहीं है, तो यहाँ पर आपने कम कर दिया इसको क्रेडिट साइड से। समझ गए बात को? मटेरियल से ये चीज आएगी बस मटेरियल में, या तो ये तीन चीज आएगी, ये तीन चीज आएगी। दूसरा हो सकता है आपका मटेरियल कभी कभार चोरी हो गया, चोरी हो गया, या मटेरियल लॉस्ट हो गया, मटेरियल या तो आपने बेच के कोई नुकसान हो गया, कुछ भी हो सकता है। वो सब आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे नुकसान जाते हैं। कोई नुकसान हुआ है, कुछ आपका बिजनेस से रिलेटेड कुछ नहीं हुआ, जैसे कि रेन से कुछ डैमेज हो गया, इसे कहते हैं एबनॉर्मल नेचर के खर्चे होते हैं। ये कौन से खर्चे होते हैं? एबनॉर्मल नेचर के। एबनॉर्मल नेचर के खर्चे सारे कहाँ जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहां पर नहीं जा सकता। समझ नहीं बात? तो ये एबनॉर्मल का है, नुकसान हुआ कुछ, नुकसान का जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मटेरियल चोरी हो गया, लॉस्ट हो गया, क्योंकि कुछ बाढ़ आ गई, कुछ हो गया, वो भी यहां पर जाएगा। लॉस ऑन सेल, कोई मटेरियल आपने बेच दिया, तो वो भी यहां जाएगा। ठीक है, मटेरियल का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सारा का सारा मटेरियल क्या क्या आएगा, यही चीज आएगी मटेरियल में, और कुछ नहीं आएगा। एक और है मटेरियल कंज्यूम इफ गिवन, एंड इन दिस केस ऑल अदर आइटम रिलेटेड टू मटेरियल शैल बी इग्नोर्ड। कभी कभार क्या होता है कि मटेरियल कंज्यूम आपके सामने गिवन होता है। मटेरियल कंज्यूम का मतलब, देखो मटेरियल कंज्यूम में क्या होता है कि सब कुछ आ जाता है। ओपनिंग मटेरियल पहले का पड़ा हुआ, फिर आपने खरीदा, किसी और आपने स्टोर से लाए, जैसे कि हमने देखा था अभी। ये तीन तरीके मटेरियल है ना, मटेरियल परचेज, रसीव फ्रॉम स्टोर, या फिर ट्रांसफर फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट, या फिर पुराना पड़ा हुआ है। उसमें से फिर आपने जो रिटर्न वगैरह कर दिया उसको हटा दो। मटेरियल सोल्ड हो गया कोई, उसको हटा दो। ठीक है, मटेरियल ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, उसको हटा दो। आप सब कुछ हटा दो। मटेरियल इन हैंड कोई पड़ा हुआ है, यानी कि वही क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर मटेरियल कंज्यूम दे रखा है तो ये सब कुछ निकालने के बाद ही आया है, ये सब कुछ माइनस करने के बाद ही आया है, तो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा मटेरियल कंज्यूम लिखोगे, खत्म बात। ठीक है, ना डेबिट साइड पे कुछ लिखोगे, ना ही क्रेडिट साइड पे ऐसे लिखोगे, क्योंकि मटेरियल कंज्यूम में आपने नेट इफेक्ट दिखा दिया कि मटेरियल अगर कितना आपने इस्तेमाल किया है असल में। तो ये मटेरियल का सिस्टम ये था। ठीक है, देखो ये मटेरियल के बारे में, मटेरियल सोल्ड यहाँ पर आएगा, देखो मटेरियल सोल्ड।
तो ये मटेरियल का सारा कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा मटेरियल के कुछ नहीं आएगा, मटेरियल से रिलेटेड कोई आइटम नहीं आएगी जब आप क्वेश्चन करोगे। क्वेश्चन में यही आएगा, या तो ये चीज आएगी, फिर ये आएगा, या फिर मटेरियल सोल्ड, ये सब आएगा और कुछ नहीं आएगा। अगली बात करते हैं लेबर की। टू लेबर, लेबर बेसिकली वेजिस होती है। यहाँ पर टू लेबर का मतलब है वेजिस, जो आपने खर्चा किया वेजिस दिए। अब यहाँ पर वेजेस तो दी होगी, कभी कभार आउटस्टैंडिंग भी आएगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस कोई आपने देनी थी बट नहीं दी, आउटस्टैंडिंग भी आ सकता है, और दूसरा एक्रूड भी आ सकता है, एक्रूड। ठीक है, एक्रूड का भी आपको ध्यान रखना है, एक्रूड भी आ सकता है, तो वो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है हमेशा, वो यहाँ पर लिखी जाएगी। बाकी वेजेस के बारे में कोई और चीज नहीं होगी, बस वेजेस के बारे में यही होगा, वेजेस छोटी छोटी हो जाएगी। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है प्लांट का। प्लांट कभी कभार आपने इशू किया, स्टोर पे पड़ा होगा कहीं पे, तो यहाँ पर आएगा टू प्लांट इशू। प्लांट बेसिकली क्या होता है, जैसे कि कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसके लिए प्लांट होता है ना, जहां पर सारा काम बनता है। सपोज करो आपने कोई बुलडोजर मंगाया, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा वहां पर प्लांट है। वो प्लांट बेसिकली आपने अगर इशू करवाया है, वो भी यहाँ पर आपका खर्चा माना जाएगा, खर्चा माना जाएगा। लेकिन इसका वैसे दो तरीके होते हैं, आप इसको प्लांट को सीधा एसेट साइड भी लिख सकते हो, पर आप बेसिकली इसको खर्चा मान के चलते हो, क्योंकि प्लांट बेसिकली, प्लांट के बिना आपका काम नहीं चलता। एक कॉन्ट्रैक्टर जो है, प्लांट के बिना उसका काम नहीं चलता, एक तरह का उसका रॉ मटेरियल ही है वो भी। तो इसलिए प्लांट यहाँ पर लिखा जाएगा। ये प्लांट बेसिकली एसेट साइड पे भी जाएगा। जैसे होता है ना कि आपका दो तरीके से इस्तेमाल करते हो, कभी क्लोजिंग स्टॉक को भी कभी वहां लिखते हो, आप क्रेडिट साइड पे भी लिखते हो, आप एसेट साइड पे लिखते हो, वैसे ही यहाँ पर भी है, प्लांट यहाँ पर भी लिखा जाएगा। प्लांट कोई हमने परचेज किया वो यहाँ लिखा जाएगा। लेकिन क्या होता है कि प्लांट कभी कभार आपने कोई, जैसे वही चीज प्लांट स्टोलन, सब कुछ यहाँ पर लिखा है। प्लांट आपने बेच, आपने कोई चोरी हो गया, वो भी यहाँ लिखो। प्लांट आपने कोई लॉस्ट हो गया, वो भी यहाँ लिखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारा जाएगा। ठीक है, लॉस ऑन प्लांट, कोई अपने प्लांट बेचा, उसका नुकसान हुआ, यहाँ लिखो। समझ गए? और अगर ये नुकसान की जगह प्रॉफिट होगा, तो वो प्रॉफिट यहाँ पर जाएगा, प्रॉफिट यहाँ पर जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ गए? क्योंकि लॉस यहाँ पर जा रहा है, नुकसान यहाँ पर जाएगा। अब नुकसान को आप सोच रहे हो कि यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, नुकसान, नुकसान तो डेबिट साइड पे जाता है ना? अरे नहीं यार, इसको बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये नुकसान जो हुआ, नुकसान तो इस साइड ही हुआ, लेकिन उसको जब ट्रांसफर कर रहे हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज रहे हैं। इसीलिए इसीलिए वो हम क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं। नुकसान तो डेबिट साइड पे जाता है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब जाएगा, तो वो हम ट्रांसफर यहां से करेंगे, क्रेडिट साइड से, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आ रहा है, तो डेबिट साइड पे जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, पर इस अकाउंट में हम क्रेडिट साइड लिखना पड़ रहा है, क्योंकि हम ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो एंट्री यही बन रही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। इसीलिए यहाँ पर ध्यान लॉस लिख रहे हैं हम। और यहाँ पर प्लांट, अब देखो कभी कभार प्लांट बच जाता है, तो बाय प्लांट एट साइट कॉस्ट, फिर डेप्रिसिएशन आपके सामने लग सकता है, तो डेप्रिसिएशन माइनस आएगा। ऐसे ही प्लांट रिटर्न टू स्टोर, कॉस्ट डेप्रिसिएशन लगेगा, तो यहाँ पर आएगा। प्लांट ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर आएगा, लेस डेप्रिसिएशन यहाँ पर आएगा। वो बाय प्लांट सोल्ड, कोई सोल्ड गए तो यहाँ पर आएगा। सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना आपने, कुछ भी नहीं करना। समझ गए? इतना सिंपल होता है। अब यहाँ पर आप सोच लोगे कि प्लांट में यहाँ क्यों लिख रहा हूँ और बैलेंस शीट में भी क्यों लिखूंगा, इसका क्या चक्कर है? देखो प्लांट होता क्या है, देखो प्लांट में ना आपके दो तरीके से आपके मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है कि अगर आप प्लांट बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए यूज कर रहे हो, कहीं से आपने किसी और कॉन्ट्रैक्ट से लिया, किसी और कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, वहां से थोड़े टाइम के लिए प्लांट लिया, और आपका मेन नहीं था प्लांट, ये इसका काम था नहीं, थोड़ा समय के लिए काम था। जैसे कि सपोज करो आपने बुलडोजर कहीं से मंगवा लिया थोड़ी देर के लिए, और आपने काम करा और फिर वापस कर दिया, तो उस केस में आपका प्लांट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं आएगा। ठीक है, उस केस में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में प्लांट नहीं आएगा। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्या होता है कि वो बनता कब है, पहले ये ध्यान रखो। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ना काफी सालों का बनता है, कभी खत्म होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नहीं बनता कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद बनेगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, नहीं। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को अपना हर साल प्रॉफिट और लॉस निकालना पड़ता है, तो पहले साल बनेगा, फिर अगले साल बनेगा, फिर अगले साल बनेगा, ऐसे जब तक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है तब तक बनता रहेगा। तो अगर प्लांट का उसका मेन काम है, सेकंड मेथड क्या होगा, अगर उसका प्लांट का मेन काम है उसको लंबे समय तक इस्तेमाल करना है,
तो फिर उसको प्लांट का भी क्या खर्चा हिसाब किताब हुआ उसको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डालना पड़ेगा, क्योंकि उसका मेन काम प्लांट से ही होने वाला है। तो उसको फिर आपका इफेक्ट हर साल दिखाएंगे। प्लांट यहां पर आया, यहां दिखाएगा, तो उसका क्या होगा कि प्लांट का जो बैलेंस आएगा, क्योंकि जो हमने क्रेडिट साइड पे बैलेंस लिखेंगे, जैसे कि हमने देखा यहाँ पर कि ये जो प्लांट एट साइट, ये जो है ना प्लांट एट साइट, ये वाला, ये जो बैलेंस है ना प्लांट एट साइट कॉस्ट यहाँ लिखा हुआ था, वो बैलेंस कहाँ जाएगा? वो बैलेंस बेसिकली अगले अगले कॉन्ट्रैक्ट पे शिफ्ट, ये उसका बैलेंस ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फिर अगले बैलेंस पे फिर प्लांट का कुछ बैलेंस बचेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा, फिर उसको अगले अगले साल ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस तरीके से ट्रांसफर होता है और ऐसे ही आपका बनता है। तो कई सालों का कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो उस समय प्लांट आपका मेन चीज है, तो उसको दिखाना पड़ता है यहां पर भी। ठीक है, आपका कोई फर्नीचर का काम है और उसके लिए जो भी आप वुड वगैरह खरीद रहे हो, तो वो क्या दिखाओगे नहीं, आप यहाँ पर दिखाओगे ना। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है, ये बात ध्यान रख लेना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में सब कुछ दिखेगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपने खर्चा किया है, कॉन्ट्रैक्ट में आपका जो भी खर्चा हुआ है उसको काम करने के लिए, वो सब यहाँ पर दिखेगा। क्लियर हो गया अच्छे से? चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब आ गया। सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट भी आती है, देखो सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्या होता है। कभी कभार क्या होता है कि आप कॉन्ट्रैक्टर जो है अपने कुछ कॉन्ट्रैक्टर अपने हायर कर लेते हैं, ठीक है, अपने साथ कुछ और बंदे, एक कॉन्ट्रैक्टर अपना काम बांट देता है, तो उसके लिए जो कॉस्ट बियर करनी पड़े उसे, तो वो सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कहते हैं उसे। ठीक है, फिर कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क डन, कुछ एक्स्ट्रा वर्क करवाया, या साइट एक्सपेंसेस जो भी हो गए यहाँ पर आ जाएंगे। बाकी देखो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आपका मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं ना खर्चे, ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो खर्चे हो गए, मेन खर्चे जो होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट के बिना, उसके वो खर्चे के बिना कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। सपोज करो आपका फैक्ट्री के अंदर काम चल रहा है, तो फैक्ट्री का रेंट क्या हो गया? डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ हो सकते हैं आपके यहाँ पर आएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो आपको पता ही है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हो गए वो यहाँ पर आएंगे, जैसे कि फैक्ट्री का वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ठीक है, टेलीफोन का चार्जेस, ऐसे कई सारे खर्चे यहाँ पर आएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब समझ रहे होंगे, और इसका लिए मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस असल में डिफरेंस क्या होता है, वो भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो ये जब हो जाएगा, अब आपको क्रेडिट साइड पे मेन चीज आएगी, वो है, एक और एक चीज आएगी, पहले ये समझ लेते हैं, बाय वर्क इन प्रोग्रेस। ये क्या होता है? बेसिकली वर्क सर्टिफाइड और वर्क नॉट सर्टिफाइड। उससे पहले मैं आपको प्लांट एंड मशीनरी का जो बता रहा था, मैं आपको थोड़ा सा इसमें लिखने वाला जो है, बेसिकली उससे बता देता हूँ, कि जिससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा प्लांट एंड मशीनरी का। होता क्या है कि अगर इन केस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी यूज फॉर कॉन्ट्रैक्ट, देन कॉस्ट शैल बी डेबिटेड। मैंने बताया था ना आपको, अगर कॉन्ट्रैक्ट के लिए यूज हो रहा है तो उसको कॉस्ट डेबिट होगी। तो इन केस आउट गोइंग प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी बार बार यूज होनी है, तो उसको आपको क्रेडिट करना है। रिकॉर्ड ऑफ कॉस्ट क्रेडिट क्यों करना है? क्रेडिट इसलिए करना है क्योंकि जब आपने उसको, अब बचा हुआ था प्लांट एंड मशीनरी, कॉस्ट अगर आपकी हुई है, खरीदा है कुछ आपने, तो आपको डेबिट साइड पे लिखना है। और WDV मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, यानी कि डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद उसको क्रेडिट साइड पे लिखना है। So all the outgoing plant and machinery shall be credited with the WDV, यानी कि जितनी भी प्लांट एंड मशीनरी की आपको वैल्यू पड़ रही है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, उसको क्रेडिट साइड लिखना है। अब डेप्रिसिएशन का, अगर डेप्रिसिएशन हो रही है तो कैसे कैलकुलेट होगा? यहाँ पर लिखा हुआ है वही चीज, इफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन, तो आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेना है एनएम के हिसाब से, जितना आपने यूज करा है प्लांट एंड मशीनरी, वो तो आपको महीने पता ही है कैसे आएगी। देखो क्या लिखा हुआ है, एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वी रिटर्न द प्लांट टू स्टोर। जहां से स्टोर से प्लांट उठाया था वहां से उसको रिटर्न कर देंगे, एंड इट्स WDV इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। फिर उसकी WDV वैल्यू क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ये तो हम लिख ही देते क्रेडिट साइड पे सारा वैल्यू। होता क्या है, देयर इज अनदर मेथड अंडर विच वी डू नॉट रिकॉर्ड द कॉस्ट टू द ऑन द डेबिट साइड। जैसे मैंने आपको बताया था कि कभी कभार हम प्लांट शॉर्ट पीरियड के लिए यूज करते हैं, तो उसकी बात कर रहा है। वहां पर हम कॉस्ट डेबिट साइड पे नहीं लिखते, क्योंकि आपकी कॉस्ट पड़ी नहीं है, आपकी कॉस्ट पड़ी नहीं है, आपने थोड़े देर के लिए प्लांट कहीं से ले लिया किसी कॉन्ट्रैक्ट से, एंड WDV ऑन द क्रेडिट साइड हम लिखते ही नहीं उसको। हम क्या करेंगे, इन दिस मेथड वी रिकॉर्ड ओनली डेप्रिसिएशन, सिर्फ डेप्रिसिएशन लिखेंगे कि प्लांट की वैल्यू कितनी गिरी है, क्योंकि जितने समय के लिए आपने यूज करा उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू लिखेंगे। The depreciation of all plants shall be recorded on debit side. In this method, all the other transactions related to plant are not recorded in the contract account. देखो,
होता क्या है कि प्लांट आपने लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्री में ले लिया होगा, खर्चा उसका भी आया होगा, तो उसकी जो डेप्रिसिएशन। सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस जो सेल्स करते हुए हो रहा है आपको प्लांट पे, वो बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं करना है, बिकॉज वो सब कुछ हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्लांट बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हमने लिया था, और उसका जितना हमने लिया था बस उसका आपने डेप्रिसिएशन लगा देना है। बाकी कुछ भी आपको उससे रिलेटेड रिकॉर्ड नहीं करना है, क्योंकि इसको बेचोगे ही नहीं, पहली बात तो आपको तो लिखोगे कैसे, ठीक है। और अगर कोई लॉस वगैरह भी होता है तो भी आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे, ठीक है। तो ये चीज आपके सामने समझनी है। तो बेसिकली वो सीधा फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाएगा, यहाँ पर नहीं जा सकता ना, वो यहाँ पर तो जाएगा नहीं। अगर आपने कोई प्लांट को ट्रांसफर कर दिया था, बिकॉज हमने यहाँ पर क्या करा था, प्लांट को ट्रांसफर कर दिया था, ठीक है। इस जगह पे हमने प्लांट को ट्रांसफर करा हुआ है, उसकी कॉस्ट को, इसीलिए हम उसकी कॉस्ट को जब ट्रांसफर करा हुआ है तो उसको बेच रहे हैं, तो इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने यहाँ पर लिख रहे थे। पर क्योंकि जब हम प्लांट की कॉस्ट को ट्रांसफर करा ही नहीं है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यहाँ पर नहीं लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, नहीं। तो सीधा ट्रांसफर जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तब लिखेंगे ना वो चीज, यहाँ अब क्यों लिखेंगे, बस समझ रहे हो। बस ये चीज होती है। वर्क सर्टिफाइड और वर्क नॉट सर्टिफाइड क्या होता है। वर्क सर्टिफाइड ये होता है कि आपने जितना काम किया है, एक कॉन्ट्रैक्टर ने जितना काम किया है उसको सर्टिफाई करवाना किसी एक आर्किटेक्ट के थ्रू, या फिर किसी एक इंजीनियर के थ्रू जो कि इस काम में एक्सपर्ट है। वो देख सकते हैं कि उसने अगर इतना काम किया 80%, तो उसको 80% सर्टिफाई करना। और कॉन्ट्रैक्टी सिर्फ वर्क सर्टिफाई के बेस पे ही पैसा देता है, जितना उसने काम किया है। अगर कोई जितना उसने काम नहीं किया है वर्क, उसे बोलते हैं वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड जो होता है वो आपका काम नहीं हुआ है, और वो कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करता है, यानी कि जितनी उसको कॉस्ट लगी है 20% पे, वो उस पर जाता है, ठीक है। क्योंकि वर्क सर्टिफाइड आपका हो चुका है, वर्क सर्टिफाइड जितना काम कर लिया है, वर्क सर्टिफाइड निकाला जाता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के बेस पे। कि सपोज करो आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 1 लाख का, और आर्किटेक्ट ने कहा कि भाई 1 लाख में से इसने 80% काम कर दिया, यानी कि 80,000 रुपए का काम कर दिया है। लेकिन अब वर्क अनसर्टिफाइड जो है, वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थोड़ी निकलेगा, वो निकलेगा आपका जितना उसने खर्चा किया अभी तक। जो सर्टिफाई जब कर देगा तब वो बात अलग है, अभी उसने जितना खर्चा किया है वो वर्क अनसर्टिफाइड उसे बोलेंगे। तो ये आपका देख सकते हो कि यहाँ पर आएगा वर्क सर्टिफाइड। यहाँ पर मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसका आपको अभी पैसा मिलने वाला है, कॉन्ट्रैक्टर को इसका पैसा मिलेगा बाद में। लिखा हुआ ना बाय वर्क इन प्रोग्रेस, ये वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी काम चल रहा है, अभी अभी पैसा मिला नहीं है इसका। तो बाय वर्क इन प्रोग्रेस इन केस कॉन्ट्रैक्ट इज इनकम्प्लीट, क्योंकि इनकम्प्लीट पे ही बनता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो वर्क सर्टिफाइड, वर्क नॉट सर्टिफाइड, वर्क नॉट सर्टिफाइड निकाला जाएगा कॉस्ट प्राइस पे, और वर्क सर्टिफाइड निकलेगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे। समझ आ गई बात, ये चीज हो जाएगी। और फिर उसके बाद जब पैसा मिलेगा उसको, तो बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, क्योंकि पैसा मिलता है कई साइड से, बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट आएगा जितना उसने पैसा मिला है, ऑन द बाय अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑन द कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जितना उससे पैसा मिला है, वैसे तो ये जरूरी नहीं कि कंप्लीशन में मिलता है, बीच बीच में मिलता है उसका पैसा। तो बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट आएगा, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, ठीक है। कि कॉन्ट्रैक्टी का जो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट भी बनता है ना, कि कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट जब बनेगा वहां से, क्योंकि पैसा मिला है तो इसलिए बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट आ रहा है। तो ये सब कुछ होने के बाद फिर आपका निकाला जाता है कि कितना प्रॉफिट हुआ आपका, ठीक है। सबसे पहले यहां पर क्या लिखा हुआ है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफ देर इज अ लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट आइदर बिफोर कंप्लीशन और आफ्टर कंप्लीशन। कभी कभार पहले ही आपको लॉस हो जाता है, कुछ पहले से कुछ लॉस हुआ हुआ है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। या फिर देखो कभी कभार कोई प्रॉफिट हुआ होता है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा। ट्रांसफर करके कभी कभार पहले का कुछ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बन रहा है, वहां से कुछ प्रॉफिट हुआ था, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसलिए यहाँ पर भी लिख रहा हूँ, और यहाँ पर भी लिख रहा हूँ। लेकिन मेन जो यहाँ से निकाला जाएगा प्रॉफिट, वो यहाँ पर लिखा जाएगा। एक और चीज है बाय कॉन्ट्रैक्ट एस्केलेशन। कभी कभार क्या होता है, कुछ ऐसे हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं जहां पर आपकी अगर वैल्यू बढ़ गई तो आपको इतना पैसा मिलेगा ज्यादा, तो इसलिए इसलिए क्रेडिट साइड पे लिख रहा है बाय कॉन्ट्रैक्ट एस्केलेशन। कभी कभार क्या होता है कि वैल्यू बढ़ती रहती है मटेरियल वगैरह की, तो कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्टी कुछ ऐसा डिमांड कर लेते हैं कि भाई अगर कॉन्ट्रैक्ट की ये मटेरियल की वैल्यू इतनी से बढ़ गई, तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ जाएगा। तो इसलिए लिखा हुआ है कि अगर ये यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ गया और एस्केलेशन हो गया तो आपको पैसा ज्यादा मिलेगा, तो बाय कॉन्ट्रैक्ट एस्केलेशन। तो मेन चीज आपको यहां समझनी है कि नोशनल प्रॉफिट आता है, नोशनल प्रॉफिट आता है। नोशनल प्रॉफिट अगर आएगा तो वो यहां पर हम लिखेंगे टू नोशनल प्रॉफिट कैरी डाउन। ये नोशनल प्रॉफिट क्या होता है, इसकी पूरी कहानी है,
उसकी मैंने एक वीडियो बना रखी है कि नोशनल प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। कि अभी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है तो उसको बोलते हैं, जो आपने उसका प्रॉफिट निकाला है तो उसको बोलते हैं नोशनल प्रॉफिट। ठीक है, इसकी पूरी लंबी कहानी है एक, तो उसका मैंने वीडियो बना रखी है ताकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो टोटल यहाँ पर आएगा, फिर उस नोशनल प्रॉफिट को हम आगे ट्रांसफर करेंगे। फिर नोशनल प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। वो कैसे होता है उसके ऊपर पूरी एक लंबी कहानी है। और फिर आपका जो बच जाता है वो वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर कर देते हैं। जो प्रॉफिट बच गया आपका वो वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है। ठीक है, फिर उसको वर्क इन प्रोग्रेस से फिर आगे उसको ट्रांसफर करते हैं, तो ऐसे चलते रहता है आपका। ठीक है, समझ आ गई बात। ये अगर मैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की बात करूं, जैसे कि इफ कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड, पहले तो क्या होता है, देखो अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया और प्रॉफिट है तो उसको सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर कर दोगे। ये इसलिए लिखा हुआ है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पर भी ये चीज लिखी हुई है, इफ कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड। हो सकता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हो, तो इसलिए आप सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर कर दोगे। अगर लॉस है तो यहां पर आएगा, प्रॉफिट है तो यहां पर आएगा। कभी कभार क्या होता है, इफ देर इज लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट आइदर बिफोर कंप्लीशन, कभी कंप्लीशन से पहले ही होता है लॉस, तो वो यहाँ पर लिखा जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस। और पिछला कोई आपने कोई लॉस था वो हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया। बात समझ में आ रही है? तो सारा आपको मैंने पूरा फॉर्मेट बता दिया। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कोई आइटम नहीं आती। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा एक एक चीज कैसे कैसे आती है, और इसके अलावा कुछ नहीं आता। और अब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे अगली वीडियोस में, तो आपको और ज्यादा मजा आएगा। आपको अगर आपको आगे क्वेश्चंस और समझने हैं क्या क्या मत है, और आगे आपके और आइटम समझनी है, तो मुझे कमेंट कर देना, आपके लिए वीडियो जरूर तैयार होगी। और आपको अगर और समझना है इसके बारे में तो मुझे कमेंट कर देना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग की पूरी, बहुत अच्छी पीडीएफ है ये, और कमाल की पीडीएफ है, अच्छे से पढ़ सकते हो, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।